नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। तारीख है 3 दिसंबर, दिन शनिवार, और हम डिस्कस करेंगे इथिक्स के दो बेहतरीन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एटीट्यूड पर, कि एटीट्यूड एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है उसमें किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटा मोटी बात, एटीट्यूड का हमारे जीवन में क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर सवाल पूछा गया है। एक सिविल सर्वेंट में बढ़िया एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। तो यहाँ पर इथिक्स का एक टॉपिक एटीट्यूड ये कवर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक केस स्टडी है सेक्शन बी से, जहाँ पर हमने आपको एक केस दिया है एक कंपनी के बारे में, हरासमेंट का केस है। वहाँ पर आपसे आपके जो ऑप्शंस हैं वो पूछे गए हैं, आप क्या कदम उठाएंगे, वो ऑप्शन वो आपसे सवाल पूछा गया है। जो इथिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर मेनली आपको एग्जांपल्स देने होते हैं। मैं आपके रीज़न में इंटरेस्ट रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी स्टेप लेते हैं केस स्टडी में, उसके पीछे कंक्रीट रीज़न होना चाहिए, लॉजिकल रीज़न, मोरल और इथिकल रीज़न होना चाहिए। आप कोई भी स्टेप ले रहे हो, अगर आप उस स्टेप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, उसके पीछे अपने रीजंस को दे पा रहे हैं, तो वो स्टेप एक्सेप्टेबल माना जाएगा। ठीक है, चाहे कितना ही खराब स्टेप क्यों ना हो, अगर आप उसको डिफेंड कर पा रहे हैं तो ठीक है। कई बार होता क्या है कि हमारे पास अच्छे ऑप्शंस नहीं होते, हमारे पास 2 खराब ऑप्शंस होते हैं, उन्हीं खराब में से हमें एक चुनना होता है। चलो, तो जो पहला सवाल है वो देखते हैं। कह रहा है एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मोटा मोटी एटीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ह्यूमन के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ टू बिल्ड अ सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर अ पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट के लिए सुटेबल एटीट्यूड क्या है? एक पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मोटा मोटी पूछ रहा है कि एक पब्लिक सर्वेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे बिल्ड किया जाए। ठीक है, तो चलो फ्रेम करते हैं स्ट्रक्चर को। इंट्रो में आप पहले डिफाइन कर देंगे कि क्या होता है एटीट्यूड। डिफाइन एटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद बताएंगे बॉडी का जो पहला पार्ट होगा वहां पर आप ये बताएंगे रोल ऑफ एटीट्यूड इन ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट। रोल ऑफ एटीट्यूड इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहां पर आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि एटीट्यूड एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर के आता है। ठीक है ना, रोल, सिग्निफिकेंस, आपको यही वाले पॉइंट यहां पर लिखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये लिखेंगे कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी पार पा लेते हैं, उसको सॉल्व कर पाते हैं। मगर आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है, अगर आपको पहले से ही लगता रहेगा कि यूपीएससी मेरे से क्वालिफाई नहीं होगा, तो आप एग्ज़ाम को मुश्किल बना लेंगे अपने लिए, अपनी मेहनत को और बढ़ा लेंगे अपने लिए। वहीं पे अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो आप जाएंगे उस रास्ते पर जो ज़रूरी है। जैसे कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, आप मेंस का जो मॉक है जैसे उसका आंसर है वो लिखेंगे। अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है ही नहीं तो आप मेहनत करने से कतराएंगे। आप सोचेंगे कि यार मेरा सिलेक्शन ही नहीं होना है तो मैं क्यों मॉक टेस्ट दूँ, 2 घंटा बैठ के, 3 घंटा बैठ के मैं क्यों आंसर लिखूँ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होने से आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए बात। दूसरी बात ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है। तो आपका गोल अचीव करने में, पर्सनल लाइफ में आपको हेल्प करता है, प्रोफेशनल लाइफ में करता है ना। आपका पूरा का पूरा जो पर्सनालिटी है उसको बिल्ड करने में एटीट्यूड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्ड्स योर पर्सनालिटी। ओके, आप किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या आप रोतड़ू टाइप के हैं कि रोते रहते हैं दिन भर कि यार ये नहीं है वो नहीं है, या फिर आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि आप सीमित साधनों में भी अपना जो काम है वो कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आप ये जो पार्ट है, मैंने देखा कई लोगों के आंसर में ये वाला पार्ट मिसिंग है कि रोल क्या है एटीट्यूड का ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में। क्वेश्चन का हर एक पार्ट एड्रेस करना है। अब आती है बात सेकंड की, हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ सिविल सर्वेंट। हाउ टू
बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना, इन सिविल सर्वेंट्स। यहाँ पर आप करेंगे क्या, आप अलग अलग तरीके बताएंगे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के। फॉर एग्जांपल सबसे पहले होती है बात देख के सीखना। सिविल सर्वेंट जो काम करते हैं उसके पहले भी सिविल सर्वेंट थे जो काम कर रहे थे, दुनिया में कई सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने काम किया है, तो क्यों ना उनके जीवन से सीखा जाए। जो बड़े लोग हैं, जो ग्रेट लीडर्स हैं, उनके जीवन से सीखा जाए, उन्होंने जो इथिकल और मोरल डायलेमा फेस करी थी, उनसे कैसे निकले थे वो, इनसे सीखा जाए। कंपैशन अपने मन में रखा जाए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो अडॉप्ट किया जाए, मोरल वैल्यूज़ को मतलब अपने में बसाया जाए, इनकलकेट किया जाए, ताकि आप जो मोरल वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से काम करें, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आप ये जो तरीके हैं, ये जो चीज़ें हैं वो लिखेंगे। इस मॉडल आंसर में जो पहला पार्ट है ना बॉडी का, ये वाला पार्ट वो मिसिंग है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कि हाँ क्या क्या पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे। जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर मेंशन है कि हाँ कौन कौन से आप काम करेंगे एक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सिविल सर्वेंट में पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब आती है बात कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप एक लाइन लिख देंगे एटीट्यूड के बारे में, ठीक है, कि ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लाइफ में, क्या मतलब रोल प्ले का। मोटा मोटी बात यह है कि जो हाउ टू बिल्ड वाला जो लास्ट पार्ट होगा ना, मान लो कि तुमको इसमें 5 पॉइंट लिखने हैं, तो तुमने 4 पॉइंट यहाँ पर लिखा, जो 5वां पॉइंट है उसको तुम डाल दो कंक्लूजन में, इस तरह से। तो ऐसे काम किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा पहला। आपका जो मॉडल आंसर है, मतलब आपका जो आंसर है वो देखते हैं। एटीट्यूड इज जनरली डिफाइंड एज द वे अ पर्सन रिस्पॉन्स टू हीज हर इन्वायरमेंट आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। शानदार, इसको डबल अंडरलाइन करो। एटीट्यूड शेप्स वैल्यूज एंड बिलीफ, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ये बात लिखने से पहले ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे कि हाउ एटीट्यूड प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाउ एटीट्यूड प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। वहाँ पर आप ये पॉइंट लिखेंगे कि आपके वैल्यूज़ बिलीफ को शेप करता है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपके पहले हेडिंग के अंदर आएगा। अब कैसे बिल्ड करेंगे, देखो मैंने कहा था ना कि तुम अधिकांश लोगों ने ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का उसको मिस किया है। चलिए, तो आप कैसे बिल्ड करेंगे एटीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिंग थिंकिंग, एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज एंड थिंक क्रिएटिवली अराउंड प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप करेंगे, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल एंड नेगोशिएशन स्किल डेवलप करेंगे, एबिलिटी टू वर्क अलोन रिक्वायर्ड टू कम अप विथ सोल्यूशन ऑन हिज ओन। इससे होता क्या है कि आपके भीतर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है। जब कोई काम आप अकेले कर लेते हैं, मान लो कि आप बाइक चलाते हैं, अगर आप अकेले बाइक चला लेंगे, दूर तक चले जाएंगे, तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हम जा सकते हैं दूर तक बाइक से। वरना होता क्या है कि एक डर लगा रहता है कि हाँ जाएंगे कैसे, क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आपको ये काम अकेले करते हैं तो, ठीक है। वैसे ही प्रैक्टिसिंग कंपैशन, फॉलोइंग जस्ट एक्शन, इम्बाइबिंग मोरल वैल्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एट लार्ज इज डिफाइंड बाय हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अ पब्लिक सर्वेंट हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द नेशन नीड्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड इन ऑर्डर टू सर्व द कंट्री ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। ठीक है, बढ़िया है। बस खाली जो पहला पार्ट है तुम्हारे आंसर का वो मिसिंग है, तो इसको ठीक करना है यहाँ पर मेरे को और पॉइंट चाहिए कि क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ओके, अब आती है बात केस स्टडी की। कह रहा है कि आप एक स्टार्टअप में सीईओ हैं, आपकी कंपनी में अनुज नाम का एक व्यक्ति है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, जिसने कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाया है, डबल कर दिया है, डबल ज़्यादा कर दिया है। आप उसको प्रमोशन देने वाले हैं उसको काम को देख करके, मगर आपने कुछ र्यूमर सुने कि वो अपने फीमेल को वर्कर के साथ अच्छे से पेश नहीं आता, उनको हरास करता है, ठीक है ना। अब एक फीमेल जो कोवर्कर हैं वो आपके पास आती हैं और कहती हैं कि उसने मेरे साथ बुरा बिहेव किया, हमको सेक्सुअली हरास किया और मेरे को टच किया, ठीक है ना, मतलब टच करने की कोशिश करी। वो आपके पास आती है, वो रिज़ाइन कर देती है, कंपनी से निकल जाती है। अब सवाल पूछ रहा है कि आप एक सीईओ हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ध्यान से सवाल सुनना, इसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर ऑप्शन को आप इवेल्युएट कीजिए और आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, ये पूछा गया है।
आप किसी भी ऑप्शन को चुनिए, चाहे वो ऑप्शन खराब ही क्यों ना हो। अगर आप इस ऑप्शन को चुनने के पीछे अपने लॉजिक को डिफेंड कर पा रहे हैं, लॉजिक दे पा रहे हैं, तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी बात मानी जाएगी। ठीक है। मगर आपने ये कह दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई आपदा आती है, आपदा आती है, वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं सब हैं। आपसे पूछा गया कि तुम पहले किसको रेस्क्यू करोगे। तुमने बोला कि मैं जो जवान व्यक्ति है उसको रेस्क्यू करूँगा, बूढ़ों को नहीं करूँगा पहले। ये खराब अप्रोच है। मगर अगर आपने अपने इस स्टैंड को डिफेंड कर लिया कि हाँ क्या कारण है कि मैं जवानों को वहाँ से निकालूंगा पहले, हो सकता है कि जो जवान व्यक्ति है वो बाहर निकल करके आपका जो रेस्क्यू मिशन है उसमें और हेल्प करें। अगर आपने अपने बैड चॉइस के पीछे भी अच्छा रीज़न दे दिया तो ये गलत नहीं माना जाएगा, बुरा नहीं माना जाएगा। समझ गए? मेन है क्या, आप रीज़न क्या देते हैं। अगर रीज़न अच्छा दिया है तो बहुत अच्छा माना जाता है ये। चलो, तो इसकी शुरुआत कैसे करी जाएगी? इसकी शुरुआत करेंगे आप स्टेक होल्डर से कि इस केस स्टडी में कौन कौन स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपसे स्टेक होल्डर डायरेक्टली नहीं पूछा है, तो जब डायरेक्टली नहीं पूछा है ना, तो स्टेक होल्डर आप एक डायग्राम के जरिए बताएंगे। स्टेक होल्डर लिख दिया और यहाँ पर आपने 3 मार्क बता दिया कि इसमें ये व्यक्ति जो है वो स्टेक होल्डर हैं। CEO, अनुज, फीमेल वर्कर, कंपनी, पब्लिक एट लार्ज, ये सभी क्या हैं? स्टेक होल्डर हैं आपके इस केस में। अब आती है बात कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप पहले ऑप्शन को लिस्ट कर देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? अनुज को टर्मिनेट कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है? मैटर को सुन लो और जाने दो, क्योंकि वो कंपनी में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो लीव द मैटर एज इट इज़। तीसरा ऑप्शन क्या है कि उसको बस एक वार्निंग दे करके छोड़ दो, वार्निंग दे करके छोड़ दीजिए। चौथा ऑप्शन क्या है कि आपकी कंपनी के भीतर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है, इनको आप मुद्दा थमाइए कि हाँ ये कंप्लेन आया है मेरे पास, इसको देखो, जांच पड़ताल करो और जो रेलिवेंट एक्शन है वो तुम लो। आपके पास एक 4 ऑप्शन हैं। आप कौन सा कदम उठाएंगे? क्या आप अनुज को सीधे टर्मिनेट कर देंगे? नहीं, ये बात गलत होगी। क्यों? क्योंकि आपने र्यूमर सुना है। वो जो महिला आ रही है, हो सकता है कि उस महिला को कोई इशू हो अनुज से। यहां पर आप फेमिनिस्ट होकर के नहीं सोचेंगे, आप लॉजिकल होकर के सोचेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे फेमिनिस्ट होना और लॉजिकल होना 2 अलग अलग टर्म नहीं है, 2 अपोजिट टर्म नहीं है। फेमिनिस्ट भी लॉजिकल हो सकती हैं, ठीक है ना, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बात ये कह रहा कि यहाँ पर केस स्टडी लिखते टाइम आपको अपनी भावनाएं अलग रखनी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके आंसर पे। आपका आंसर देख करके एग्जामिनर को पता नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला आंसर लिखने वाला कौन है, लड़का है कि लड़की है। समझ गए बात? तो यहाँ पर टर्मिनेट करना सही नहीं है लॉजिकली, क्योंकि र्यूमर सुने हैं, हो सकता है कि ये जो फीमेल है वो उसे बदला ले रही हो किसी और चीज़ के लिए। दूसरा, मैटर को लीव कर देना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे अनुज को बढ़ावा मिलेगा और वो अब उसको पता है कि मेरे को कोई पनिशमेंट मिलना नहीं, तो वो और इस गलत काम की ओर बढ़ेगा। अगर आप केवल वार्निंग दे करके भी छोड़ेंगे तो मुद्दा गंभीर है। इस गंभीर मुद्दे के लिए केवल वार्निंग देकर छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि ये इलीगल है। वर्क प्लेस पे सेक्सुअली हरास करना एक्ट के अंतर्गत इलीगल है। एक एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत वो काम इलीगल है, तो इलीगल काम के लिए उसको आपने बस वार्निंग देकर छोड़ दिया। तो जो फीमेल एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रही हैं वो क्या सोचेंगी कि आप तो उस पर कदम उठाएंगे ही नहीं, और वो आदमी भी थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा कि यार मेरे को तो बस वार्निंग दे देते हैं और कुछ होता ही नहीं है मेरे को, तो वो और बढ़ेगा आगे। वहीं पे अगर आपने जो कमेटी है उसको मुद्दा भेज दिया, कमेटी ने जांच पड़ताल करी, अगर उसने गलती करी है तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। अब सज़ा क्या मिलेगी वो कमेटी तय करेगा। हो सकता है कि उसको निकाल दे, उस पर फाइन लगाए, चाहे कुछ और चीज़ें करे, वो उस पर है। तो आपने ये जो 4 ऑप्शंस हैं ना, ये 4 ऑप्शंस आपने लिख दिया। अब आप हर ऑप्शन को इवेल्युएट करेंगे। कैसे इवेल्युएट करेंगे? आप एक ऑप्शन यहाँ पर लिख देंगे कि मैं उसको टर्मिनेट करूँगा। टर्मिनेट करने के पीछे प्रो जो मेरिट है एंड डिमेरिट है वो लिखेंगे। मेरिट क्या है कि जिसको हरास किया है उसको जस्टिस मिल जाएगा, कंपनी में एक बढ़िया इमेज बनेगा कि हाँ वी आर नो नॉनसेंस कंपनी, हमारे पे अगर कोई एलिगेशन आता है इसको तो उसको तुरंत सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और जो अनुज इसको पनिशमेंट मिलेगा। मगर डिमेरिट क्या है? ये केवल र्यूमर पर मैंने कदम उठाया है, ये रूमर पर मैंने स्टेप लिया है। हो सकता है कि अनुज के जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल कराई हो, चाहे ऐसी रूमर उड़ाई हो, क्योंकि वो परफॉर्म बढ़िया कर रहा है।
समझ रहे बात। दूसरी चीज़ टर्मिनेशन जो है ना, अगर आपने ये कर दिया तो आपने अनुज का पार्ट तो सुना ही नहीं, आपने अनुज से उसकी दलील सुनी क्या? तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आपने बिना व्यक्ति को सुने उसको प्रश्न सुना दिया, ये सही नहीं है। वैसे ही जो सेकंड आपका है कि मैटर को छोड़ देंगे, इसके भी मेरिट डिमेरिट होंगे, तो आप उस मेरिट डिमेरिट को लिखेंगे। अगर आपने उसको वार्निंग दे दिया तो उसके क्या मेरिट डिमेरिट हैं वो लिखेंगे, और लास्ट में आप बताएंगे कि आप कौन सा कदम उठाएंगे। अंतिम ऑप्शंस अपना लिखने के बाद कहेंगे कि दिस ऑप्शन सीम्स मोस्ट सुटेबल टू मी एंड आई विल फॉलो दिस ऑप्शन, आई विल चूज दिस ऑप्शन। ठीक है, क्यों चुनेंगे आपने रीज़न नहीं दिया है मेरे डेमेरिट में। उसके बाद 2 पॉइंट आप और लिखेंगे कि अगर मैं ये पॉइंट चुनता हूँ तो ये मेरे को फ़ायदा है। ध्यान सुनना, लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, मेरिट डिमेरिट लिखने के बाद आखिर में जब कहेंगे ना कि आई विल चूज़ दिस ऑप्शन, तो उसके बाद 2 पॉइंट और लिखेंगे, तो ये 2 पॉइंट तुम बचा के रखोगे। ठीक है ना, ये तुमको प्रैक्टिस हो जाती है लिखते लिखते। जब तुम आंसर राइटिंग करोगे ना तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ क्या पॉइंट मेरे को बचा के रखना है आगे के लिए। समझ गए, ताकि आंसर को हम अच्छे से कंक्लूड कर पाएँ, एकदम भारे भरकम जो अपना है ना वो एक रीज़न दे करके क्लोजिंग, मतलब क्लोज कर पाएँ अपने आंसर को। ठीक है, तो चलो ये बातें हो गई। तो सेम आपको मैंने बताया था कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। टर्मिनेट कीजिए, कमेटी के पास भेजिए, वार्निंग देकर छोड़ दीजिए, या फिर उसको मैटर को छोड़ दीजिए। अब उसको आप जो एवेल्युएट करेंगे, एवेल्युएट आप इस तरह से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे एवेल्युएट? इस तरह से करेंगे, मेरिट डिमेरिट लिख करके। बढ़िया, चलो आपका जो आंसर है वो देखते हैं। इन सच पर्टिकुलर सिचुएशन आई हैव 2 ऑप्शंस। देखो, ऑप्शन कम से कम 3 लिखना, ऑप्शंस कम से कम 3 हो, मैक्सिमम 4 हो। 2 ऑप्शंस नहीं करेंगे या तो नहीं करेंगे, यही 2 ऑप्शन होते हैं ना, तो नहीं, ये नहीं। ऑप्शन कम से कम 3 लिखना, कम से कम 3 और मैक्सिमम 4। 4 सादा मत लिखना क्योंकि तुम्हारे पास टाइम रहेगा नहीं उतना लिखने का, और वहाँ पर टाइम काफ़ी कम होता है मेंस के एग्जाम हॉल में। प्रायोरिटी टू सेल्फ इंटरेस्ट ओवर प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी लीगलिटी, एज मिस्टर अनुज इज़ वेरी कैपेबल मैन एंड हिज इट्स एग्जिस्टेंस इज अटमोस्ट फॉर फ्यूचर ऑफ आवर स्टार्टअप बाय गिविंग वर्किंग स्पेसेस कैन बी इनफ एंड देन अनुज कैन बी प्रोटेक्टेड। क्या है? प्रमोटेड। प्रायोरिटी टू मोरालिटी ओवर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, इवेल्युएट ईच ऑफ दिस ऑप्शन एंड चूज। ये क्वेश्चन ऐसे लिखना नहीं होता बाबू, ऐसे लिखना नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुमने लिख दिया आंसर में, वो अलग चीज़ है। एग्जाम हॉल में ऐसे लिखना नहीं होता, ये 2 चीज़ें हैं ना, वो लिखना नहीं होता। ओके, ऑप्शन 1 इथिकलिटी एंड मोरालिटी रॉन्ग, इट इज़ इन इट नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ विक्टिम वुमेन अक्षिता, नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अनुज एज पर पोस्ट एक्ट इज इलीगल ऑल्सो। ठीक है, बढ़िया आर्गूमेंट है। तो इसको देने का तरीका होता है इस तरह से, ऐसे बनाओ तो होता क्या है ना कि ये ज़्यादा मतलब बनता है रीडेबल कि आपका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, दोनों आपने अलग अलग लिखा है। एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहता है और आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपनाना। बाकी जो लोगों के आंसर हैं वो भी आप ग्रुप में देखिए, उनसे सीखिए कि कैसे वो जो आंसर है वो लिख रहे हैं और किस तरह से किस तरह का ऑप्शन वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं अपने आंसर के पीछे वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये बातें हो गई। चलो फिर हम मिलते हैं मंडे को आपकी जो क्लास है वहाँ पर हम मॉडर्न इंडिया का और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं 2 क्वेश्चन वो आपको देंगे। दोनों क्वेश्चन बेहतरीन होंगे, उसका आंसर लेकर सबमिट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, अब मैं देता हूँ ये सोच करके कि जो मैं टॉपिक आपको तैयार करा रहा हूँ वो प्रीलिम्स में भी हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सवाल दे रहा हूँ आपको मॉडर्न इंडिया पे, तो जो टॉपिक है ना मॉडर्न इंडिया वाला, मान लो कि मैंने आपको दिया पीजेंट का जो जैसे कि जो पीजेंट रिवोल्ट है उन सब पे, तो पीजेंट के जो स्ट्रगल हैं उन पर सवाल तो आ सकता है प्रीलिम्स में भी कि क्या क्या मतलब हुए थे, कौन कौन से यहाँ पर जो रिवोल्ट हुए थे। तो ये देख करके मैं दूंगा आपसे सवाल कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको प्रीलिम्स में भी हो जाए। वैसे अगर मैं सवाल दे रहा हूँ आपको जो सी वाटर है उस पर, तो ये सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। टाइप्स ऑफ सी वाटर मूवमेंट है ना, टाइड होता है, वेव होते हैं, करंट होते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। हम मिलते हैं मंडे को। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, खराब हो तो डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।